6 महीने में कॉलेज छोड़ा, खाली बोतलें बेचकर खाना खरीदा, हफ्ते में एक दिन भरपेट खाना मिल सके इसके लिए भंडारे का इंतजार किया, लेकिन अपने विजन और विचारों की मजबूती से आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया और बना दिया एप्पल जैसी बहुचर्चित कंपनी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की, जिन्होंने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति ला दिया। इन्होंने जिंदगी में कई नाकामियां झेली, लेकिन नाकामी ही इनकी सबसे बड़ी कामयाबी की सीढ़ियां बनी। लेकिन कैसे, इसके बारे में उन्होंने खुद 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में दिए गए अपने स्पीच में बताया था। इस स्पीच में उन्होंने अपने पूरे जीवन काल के एक्सपीरियंस शेयर किए हैं 3 कहानियों के माध्यम से, जो काफी ज्यादा प्रभावी हैं। स्पेशली आज के यूथ को ये स्पीच जरूर सुननी चाहिए, जिससे कि आप दुनिया के ग्रेट बिजनेस टाइकून के 50 साल के एक्सपीरियंस सिर्फ 15 मिनट में जान सकते हो। तो चलिए उनका वो बेहतरीन स्पीच मैं आपको हिंदी में सुनाता हूँ। मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक के दीक्षांत समारोह में आप लोगों के साथ हूँ। सच कहूँ तो मैं कभी किसी कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुआ। यह पहली बार है जब मैं किसी ग्रेजुएशन के इतने करीब पहुँच पाया हूँ। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की 3 कहानियां सुनाऊंगा और कुछ नहीं, सिर्फ 3 कहानियां। पहली कहानी डॉट्स को कनेक्ट करने के बारे में है। मैंने एडमिशन के 6 महीने बाद ही रीड कॉलेज ड्रॉप कर दिया, लेकिन ड्रॉप करने के बाद 18 महीने तक मैं कॉलेज आता जाता रहा। तो फिर मैंने कॉलेज ड्रॉप क्यों किया? ये सब मेरे पैदा होने से पहले शुरू हो चुका था। मुझे जन्म देने वाली माँ एक नौजवान और बिन ब्याही कॉलेज ग्रेजुएट थी। जब मैं उनके पेट में था तब उन्होंने फैसला किया कि मुझे कोई और अडॉप्ट करे। उन्हें यह जरूरी लगा कि मुझे अडॉप्ट करने वाले कॉलेज ग्रेजुएट्स ही हों। तो तय हुआ कि मुझे एक लॉयर और उनकी पत्नी गोद लेंगे। लेकिन जैसे ही मैं पैदा हुआ वो पलट गए। उन्होंने कहा कि उन्हें लड़की चाहिए थी। इसके बाद आधी रात को एक ऐसे जोड़े को कॉल किया गया जो अडॉप्शन की वेटिंग लिस्ट में थे। उनसे पूछा गया, हमारे पास एक अप्रत्याशित बच्चा है, क्या आपको ये चाहिए? उन्होंने कहा, बिल्कुल चाहिए। लेकिन मुझे जन्म देने वाली माँ को बाद में पता चला कि मुझे गोद लेने वाली माँ कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है और मेरे पिता ने तो हाई स्कूल भी पास नहीं किया था। तब उन्होंने अडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। फिर उन्हें मनाने में 3 महीने लगे। जब मुझे अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स ने वादा किया कि वो मुझे कॉलेज जरूर भेजेंगे, तब जाकर मेरी माँ ने साइन किया और 17 साल बाद मैं कॉलेज गया। लेकिन मैंने ऐसा कॉलेज चुन लिया जो लगभग स्टैनफोर्ड जितना ही महंगा था और मेरे वर्किंग क्लास पेरेंट्स की सेविंग्स मेरी फीस पर खर्च होने लगी। मुझे इसका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि जिंदगी में क्या करना है और कॉलेज इसमें मेरी क्या मदद करेगा। मुझे लग रहा था कि मैं अपने माँ बाप के जीवन भर की कमाई जला रहा हूँ। और फिर 6 महीने बाद मैंने कॉलेज ड्रॉप करने का फैसला लिया, इस भरोसे के साथ कि सब ठीक हो जाएगा। तब बहुत डर लगा था, लेकिन अगर आज मैं पीछे मुड़कर देखूं तो वो मेरी जिंदगी के सबसे बेस्ट डिसीजंस में से एक हैं। कॉलेज ड्रॉप करने के बाद मैं फ्री था, उन क्लासेस में नहीं जाने के लिए जहां जाने में मुझे मजा नहीं आता था और सिर्फ उन क्लासेस में जाने के लिए जिनमें मेरा मन लगता था। यह सब इतना रोमांटिक नहीं था। मेरे पास अपना कमरा नहीं था तो मैं दोस्तों के कमरों के फर्श पर सोता था। मैं कोक की खाली बोतल बेचकर खाना खरीदता था। ढंग का खाना खाने के लिए मैं हर रविवार 7 मील चलकर हरे कृष्ण मंदिर जाता था। मुझे वो बहुत पसंद था, जहाँ पर मैं अपनी क्यूरियोसिटी और इंट्यूशन के चलते जा घुसा, लेकिन बाद में वो बेशकीमती साबित हुआ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। उस समय रीड कॉलेज में शायद देश का सबसे बेहतरीन कैलीग्राफी कोर्स होता था। मैं तो कॉलेज ड्रॉप कर चुका था और मेरे लिए सभी क्लास में जाना जरूरी भी नहीं था, तो मैं सीखने के लिए कैलीग्राफी क्लास जाने लगा। मैंने वहाँ सेरिफ और सेंस सेरिफ टाइपफेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग लेटर कॉम्बिनेशंस के बीच स्पेस के बारे में सीखा। मैंने सीखा कि एक बेहतरीन टाइपोग्राफी को बेहतरीन क्या बनाता है। यह बहुत ही खूबसूरत, ऐतिहासिक और इतनी कलात्मक महीनता से भरा था कि साइंस इसे नहीं साध सकता था और मुझे यह बहुत ही गजब लगा। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि ये सब प्रैक्टिकली मेरी लाइफ में किसी काम आएगा, लेकिन 10 साल बाद जब हम पहला मैकिंटोश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे तब ये सब हमारे काम आया और हमने ये सब मैक में डिजाइन किया। यह खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला कंप्यूटर था। अगर मैं उस कोर्स में नहीं गया होता तो मैक में कभी मल्टीपल टाइपफेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स न होते और चूंकि
विंडोज ने मैक को कॉपी किया है तो ये बहुत संभव है कि ये किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में न होते, और अगर मैंने कॉलेज ड्रॉप न किया होता तो मैं कभी उस कोर्स में न जाता, और शायद पर्सनल कंप्यूटर्स में इतनी खूबसूरत टाइपोग्राफी न होती। अच्छा, तुम कभी आगे की तरफ देखकर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, तुम उन्हें पीछे देखते हुए ही कनेक्ट कर पाओगे। तो हमें ये भरोसा रखना होता है कि भविष्य में ये डॉट्स किसी न किसी तरह कनेक्ट हो जाएंगे। गट्स, नियति, कर्मा, जो भी कहो, हमें किसी न किसी में तो भरोसा करना होता है। इस नजरिए ने मुझे कभी नीचा नहीं दिखाया और इसी ने मेरी जिंदगी को पूरा बदल कर रख दिया। मेरी दूसरी कहानी प्यार और हार के बारे में है। मैं बहुत खुशकिस्मत था कि मुझे जो करना पसंद था वो मुझे कम उम्र में ही मिल गया। जब मैं 20 साल का था तब मैंने और वोज ने मिलकर अपने पेरेंट्स के गैरेज में एप्पल शुरू किया। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में 2 लोगों से शुरू हुई एप्पल $2 बिलियन की कंपनी बन गई, जिसमें आज 4000 से ज्यादा लोग हैं। फिर मुझे वहां से निकाल दिया गया। हैरानी की बात है, तुम्हें उस कंपनी से कैसे निकाला जा सकता है जो तुम्ही ने शुरू की हो। दरअसल हुआ यूं कि जैसे जैसे एप्पल बड़ी हो रही थी, हमने एक ऐसे आदमी को हायर किया जो मुझे मेरे साथ कंपनी चलाने के लिए काबिल लगा। 1 आधा साल तक तो सब बढ़िया चला, लेकिन फिर फ्यूचर को लेकर हमारे विजन्स अलग हो गए और इस अलगाव में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दूसरे की साइड ली। और 30 की उम्र में मैं कंपनी से बाहर था और बहुत ही सार्वजनिक रूप से बाहर था। जिस चीज में मैंने अपनी जवानी लगा दी वो जा चुकी थी और ये बहुत ही भयानक था। मुझे कुछ महीनों तक समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने एंटरप्रेन्योर्स की पिछली पीढ़ी को निराश कर दिया है। मैं डेविड पैकार्ड और बॉब नोयस से मिला, उनसे माफी मांगी कि मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। मैं एक बहुत ही पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने सिलिकॉन वैली से भाग जाने के बारे में भी सोचा, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मुझे तो अब भी अपने काम से प्यार है। एप्पल में जो भी हुआ वो मेरे अंदर की ये एक चीज नहीं बदल पाया। मुझे ठुकरा तो दिया गया था, लेकिन मुझे इश्क अब भी था, तो मैंने शुरू से शुरू करने का फैसला किया। मुझे तब तो ये नहीं दिखा, लेकिन एप्पल से निकाला जाना सबसे बढ़िया चीज थी जो मेरे साथ हो सकती थी। सफलता का भार नौसिखिया होने के हल्केपन में बदल गया। मैं अब चीजों के बारे में कम श्योर था। इस बात ने मुझे अपने जीवन के सबसे रचनात्मक समय में जाने के लिए आजाद कर दिया। अगले 5 सालों में मैंने नेक्स्ट नाम की कंपनी शुरू की, फिर पिक्सार नाम की कंपनी, और उसी दौरान मैं एक गजब की लड़की के इश्क में पड़ा, लॉरेंस, जो आगे चलकर मेरी बीवी बनी। पिक्सार ने टॉय स्टोरी बनाई, इस दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म, और आज पिक्सार दुनिया का सबसे सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो है। फिर एक असाधारण बात हुई, एप्पल ने पिक्सार को खरीद लिया। मैं एप्पल में वापस लौटा और फिर हमने नेक्स्ट नाम की टेक्नोलॉजी वहां डेवलप की। उसने एप्पल को नए सिरे से खड़ा किया। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मुझे एप्पल से न निकाला जाता तो ये सब कभी न हो पाता। ये एक कड़वी दवा थी, लेकिन मुझे लगता है कि मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी जिंदगी तुम्हारे सिर पर ईंट दे मारेगी, पर विश्वास मत खोना। मुझे पूरा यकीन है कि जिस एक बात ने मुझे आगे बढ़ने में मदद की वो यही था कि मैं जो कर रहा था मुझे उस काम से प्यार था। तुम्हें वो ढूंढना ही होगा जिसे तुम प्यार करते हो। ये बात तुम्हारे काम के लिए भी उतनी ही सही है जितनी ये तुम्हारे प्रेमी या प्रेमिका के लिए है। तुम्हारा काम तुम्हारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है। संतुष्ट रहने का इकलौता रास्ता यही है कि तुम वही काम करो जो तुम्हें गजब का लगता है, और तुम गजब का काम तभी कर पाओगे जब तुम्हें अपने काम से प्यार होगा। अगर तुम्हें वो अब तक नहीं मिला है तो ढूंढते रहो, समझौता मत करना। जैसा कि दिल से जुड़े सारे मामलों में होता है, वो जब भी मिलेगा तुम्हें मालूम हो जाएगा। और जैसा कि किसी अच्छे रिश्ते में होता है, जैसे जैसे साल बदलेंगे वो और अच्छा होता जाएगा। तो जब तक वो मिल नहीं जाता समझौता मत करना। और मेरी तीसरी कहानी मौत के बारे में है। जब मैं 17 साल का था, मैंने कहीं पढ़ा था कि यदि तुम हर दिन ये मानकर जियोगे कि वो तुम्हारा आखिरी दिन है तो किसी दिन तुम जरूर सही साबित होगे। ये बात मेरे अंदर घर कर गई और आज तक मेरे अंदर जमी हुई है। पिछले 33 सालों से मैंने हर रोज आईने में देखकर खुद से ये सवाल किया है कि अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही काम करता जो मैं आज करने जा रहा हूँ। और जब लगातार कई दिनों तक जवाब आता नहीं तो मुझे पता होता कि कुछ बदलने की जरूरत है। ये याद रखना कि जल्द ही मर जाऊंगा एक बहुत जरूरी टूल है जिसने हमेशा मुझे जिंदगी के बड़े फैसले लेने में मदद की है, क्योंकि लगभग सब कुछ, सारी अपेक्षाएं
शर्मिंदगी और असफलता का सारा डर, ये सारी चीजें मौत के सामने ध्वस्त हो जाती है। सिर्फ वही बचता है जो सच में जरूरी है। हमारे पास कुछ खोने को है, इस ख्याल के जाल से बचने का सबसे अच्छा तरीका है ये याद रखना कि मैं जल्दी ही मर जाऊंगा। तुम पहले से ही नंगे हो, तुम्हारे पास अपने दिल की न सुनने का कोई और कारण है ही नहीं। करीब 1 साल पहले मुझे अपने कैंसर के बारे में पता चला। सुबह 7:30 बजे मैंने स्कैन कराया, उसमें साफ साफ मेरे पैनक्रियास में एक ट्यूमर दिख रहा था। मुझे यह भी नहीं पता था कि ये पैनक्रियास क्या होता है। डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि लगभग वैसा कैंसर है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता। मुझे लगभग 6 महीने से ज्यादा जिंदा रहने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। डॉक्टर्स ने मुझसे कहा, गो होम एंड गेट योर अफेयर्स राइट। ये डॉक्टर्स का मौत की तैयारी करने के लिए कोड था। इसका मतलब होता है कि अपने बच्चों को वो सब कुछ ही महीने में बताने की कोशिश करो जो तुम उन्हें अगले 10 सालों में बताने वाले थे। इसका मतलब होता है कि तुम ये सुनिश्चित कर सको कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे परिवार को कोई तकलीफ न हो। इसका मतलब होता है अलविदा कहना। उस डायग्नोसिस के साथ मैं पूरे दिन रहा। उसके बाद बायोप्सी हुई। उन्होंने एक एंडोस्कोप मेरे गले से उतारकर मेरे पेट और रतड़ियों से होते हुए मेरे पैनक्रियास में एक सुई डाली और कुछ सेल्स निकाले। मैं बेहोश था, लेकिन मेरी बीवी ने बताया कि जब डॉक्टर्स माइक्रोस्कोप में उन सेल्स को देख रहे थे तो वो रोने लगे, क्योंकि ये एक रेयर पेनक्रियाटिक कैंसर था जिसका सर्जरी से इलाज किया जा सकता था। मेरी सर्जरी हुई और अब मैं ठीक हूँ। ये मौत से मेरी सबसे करीबी मुलाकात थी और मुझे आशा है कि कुछ और दशकों तक मेरी इतनी करीबी मुलाकात न हो। इस सब से गुजरने के बाद मैं और ज्यादा यकीन से बात कर सकता हूँ। कोई भी मरना नहीं चाहता। जो लोग स्वर्ग चाहते हैं वो भी इसके लिए मरना नहीं चाहते, लेकिन मौत ही हम सबकी आखिरी मंजिल है। कोई इससे बच नहीं सका और ऐसा ही होना भी चाहिए, क्योंकि मृत्यु जीवन का सबसे बेहतरीन आविष्कार है। ये लाइफ चेंजिंग एजेंट है। ये नए के लिए रास्ता बनाने की खातिर पुराने को साफ करती है। अभी इस वक्त तुम लोग नए हो, लेकिन किसी दिन जो आज से दूर नहीं, तुम बूढ़े हो जाओगे और साफ कर दिए जाओगे। इतना नाटकीय होने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन यही सच है। तुम्हारे पास सीमित समय है, इसे किसी और की तरह जीने में बर्बाद मत करो। हठ धर्मिता में फंसे न रह जाना कि तुम दूसरों की सोच के नतीजों के हिसाब से जीने लग जाओ। दूसरों की राय को हावी मत होने देना अपने अंदर की आवाज पर। और सबसे जरूरी बात, अपने इंट्यूशन और दिल की आवाज सुनकर चलने का साहस रखो। उन्हें पहले से पता होता है कि तुम क्या बनना चाहते हो। बाकी सारी बातें दोयम दर्जे की है। जब मैं छोटा था उस समय पर दी होल अर्थ कैटलॉग नाम का एक गजब पब्लिकेशन हुआ करता था। वो हमारी पीढ़ी की बाइबल्स में से एक था। इसे स्टुअर्ट ब्रांड नाम के एक शख्स ने अपने पोएटिक टच के साथ बनाया था। ये 60 के दशक की बात है। पर्सनल कंप्यूटर्स और डेस्कटॉप पब्लिकेशन से भी पहले की। तब ये सब टाइपराइटर्स और सीजर्स और पोलराइट कैमरों से बनाया गया था। ये गूगल के आने के 35 साल पहले एक पेपर बैग गूगल की तरह था, आदर्शवादी, साफ टूल्स और महान विचारों से ओतप्रोत। स्टुअर्ट और उनकी टीम ने दी होल अर्थ कैटलॉग के कई इश्यूज निकाले और आखिर में एक फाइनल इश्यू निकला। ये 70 के दशक के मध्य की बात थी और तब मैं तुम्हारी उम्र का हुआ करता था। फाइनल इश्यू के बैक कवर पर एक गांव की सड़क की सुबह की फोटो थी। ऐसी सड़क जिस पर तुम्हारा हिच हाइकिंग करने का मन कर जाए। उस फोटो के नीचे लिखा था, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ये उनका फेयरवेल मैसेज था और यही बात खुद से मैंने हमेशा कहा है। आज आप लोग यहाँ से ग्रेजुएट होकर नई शुरुआत करने वाले हैं, तो आज भी मैं आपसे यही कहूँगा, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।